बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फेमस डिजीज को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है SLE। ये एक एब्रिविएशन है, आमतौर पर लिखी और बोली जाती है SLE। SLE पूरा नाम सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसस। एस से सिस्टेमिक या सिस्टेमिक सिस्टम से है, एल फॉर ल्यूपस और ई फॉर एरिथेमेटोसस। जैसे मैंने कहा, एस से मुराद सिस्टेमिक सिस्टेमिक यानी जिसमें मोर देन वन ऑर्गन, एक से ज्यादा बॉडी ऑर्गन या बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसको हम कहते हैं कि ये पैथोलॉजिकल कंडीशन या डिजीज अब लोकल नहीं रही, बल्कि ये सिस्टेमिक कहलाती है या सिस्टेमिक। एरिथेमेटोसिस ये भी कॉमन सा लफ्ज है। आरबीसीज के लिए हम मेडिकल में लफ्ज यूज करते हैं इरेथ्रोसाइट्स। इरेथ्रोसाइट्स, ये जो लफ्ज इरेथर है, इरेथर ERYTHR, इरेथर, मेडिकल में इससे मुराद रेड रेड कलर, रेडनेस के लिए यूज किया जाता है लफ्ज इरेथर। यही वजह है कि इरेथ्रोसाइट यानी सुर्ख सेल आरबीसीज, यहां पर भी यही लफ्ज है इरेथ्रीमा एरिथेमेटोसिस। इन्फ्लेमेशन, रेडनेस, बर्निंग, रेडनेस ऑफ द स्किन, बिलखुसूस स्किन पर या किसी भी बॉडी पार्ट पर रेडनेस का आ जाना, इसके लिए लफ्ज यूज किया जाता है एरिथेमेटोसिस। अब तीसरा लफ्ज रह गया ल्यूपस। सिस्टेमिक यानी मोर देन वन ऑर्गन्स, जिसमें पूरा सिस्टम इन्वॉल्व होता है, सिस्टेमिक। दूसरा एरिथेमेटोसिस, रेडनेस के लिए। ल्यूपस, ल्यूपस का लफ्ज लातीनी जुबान का लफ्ज है, लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड है ल्यूपस, जिसका मतलब होता है वॉल्फ यानी भेड़िया। वॉल्फ यानी भेड़िया, भेड़िए के लिए ये लफ्ज जो है वो यूज किया जाता है, वॉल्फ। अब वॉल्फ का लफ्ज यहां पर क्यों आया? एक्चुअली 13th सेंचुरी में, यानी 1300 के आसपास, 13वीं सदी में, 13th सेंचुरी में एक फिजिशियन था जिसका नाम था रोजेरियस। उसने सबसे पहले इस लफ्ज को यूज किया, ल्यूपस को। ल्यूपस का मतलब क्या होता है? वॉल्फ, भेड़िया। लेकिन यहां पर इसका क्या लिंक है? मैंने जैसे कहा कि 13th सेंचुरी में, 13वीं सदी में, एक फिजिशियन थे जिसका नाम था रोजेरियस। उसने ये लफ्ज पहली दफा यूज किया। उसको एक लीजन मिला, एक बंदे के चेहरे पर एक जख्म था जिसको एक वॉल्फ ने काटा था, भेड़िए ने काटा था। द वर्ड ल्यूपस derived from a Latin word meaning wolf is attributed to the 13th century physician Rogerius, who used it, जिसने सबसे पहले ये लफ्ज यूज किया, who used it to describe the erosive facial lesions that were reminiscent of a wolf's bite, यानी भेड़िए के पंजा लगाने से जो चेहरे पर एक जख्म बना था, उसके लिए सबसे पहले ये लफ्ज यूज किया गया ल्यूपस। और उसके बाद इस डिजीज में जो कंडीशन आती है स्किन की, वो रिजेंबल कर रही होती है, सिमिलर होती है उस जख्म के, तो इस हवाले से वहां से ये लफ्ज दिया गया है ल्यूपस। अब ये पूरा नाम इसका हो गया SLE, इसको एब्रिविएशन कहते हैं SLE, सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस। ये तीन लफ्जों की लफ्जी मतलब हो गया। अब हम इसकी पैथोलॉजिकल डेफिनेशन करते हैं, प्रॉपर डिजीज डेफिनेशन। व्हाट इज SLE? सिस्टेमिक lupus erythematosus या SLE is the most
common type of lupus. It is an autoimmune disease. पहला लफ्ज ऑटो इम्यून डिजीज, यानी आज की जो हमारी डिजीज किस कैटेगरी में फॉल करती है? दिस इज ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज क्या होती है? हमारी बॉडी में बहुत सारी होती हैं। ऑटो इम्यून डिजीज आर दोज डिजीज, वो बीमारियां इन विच द इम्यून सिस्टम अटैक्स इट्स ओन सेल्स एंड टिश्यूज, जिसमें हमारी बॉडी का जो मुदाफियाती निजाम है, जो डिफेंस सिस्टम है, विच इज कॉल्ड इम्यून सिस्टम, हमारे अपने ही किसी शख्स के अपने ही टिश्यूज और सेल्स को डैमेज करना शुरू कर दे, उस पर अटैक करके उसको किल करना शुरू कर दे। दिस इज कॉल्ड ऑटो इम्यून डिजीज। आज की ये डिजीज सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस भी एक ऑटो इम्यून डिजीज है, विच in which the immune system mostly damage, mostly affect the skin, joints, brains, lungs, kidneys and blood vessels। यानी आमतौर पर SLE किस किस को अटैक कर रहा है? हमारे जॉइंट्स को, हमारे जॉइंट्स को, स्किन को, ब्रेन को, किडनी को, लंग्स को, ये सारे 3-4 वाइटल ऑर्गन्स हैं, लंग्स को और ब्लड वेजल्स को। अब इनमें सबसे ज्यादा मुतासर होने वाले हैं वो जॉइंट्स और स्किन्स हैं, जो मोस्ट प्रोबेबली हमें मिलते हैं। तो जो SLE इज एन ऑटोइम्यून डिजीज इन विच द इम्यून सिस्टम मिस्टेकनली अटैक्स the tissues and the cells of the skins and joints, most probably skin joints और बाकी अर्गन भी हो सकते हैं। और उससे क्या होता है? मुख्तलिफ साइन एंड सिम्टम्स अपीयर होते हैं। अच्छा, इस ऑटोइम्यून डिजीज या SLE के काजेस क्या है? इसकी एटियोलॉजी क्या है? एटियोलॉजी या काजेस क्या है इसके? एटियोलॉजी यानी काजेस। The causes of SLE is not clearly known। पहली बात कि इसके एग्जैक्ट काज का पता नहीं है, क्योंकि ऑटोइम्यून है। द एग्जैक्ट काज ऑफ द SLE इज स्टिल अननोन। हाउएवर, ताहम जो इस पर रिसर्च हुई है, जो साइंटिस्ट ने काम किया है, इट मे बी लिंक टू द फॉलोइंग फैक्टर्स। ताहम 3 अहम फैक्टर्स के साथ, 3 अहम काजेस के साथ हम इसको लिंक कर सकते हैं। और वो काजेस कौन कौन से हैं? हार्मोनल, इन्वायरमेंटल और जेनेटिक्स। तीन फैक्टर्स के साथ इस डिजीज को लिंक किया जा सकता है, लेकिन याद रखना कि एक्चुअल काज इज स्टिल अननोन। अब ये जो 3 काजेज आ रहे हैं कि पहला हार्मोनल, दूसरा इन्वायरमेंटल और तीसरा जेनेटिक्स। इसमें जो पहला काज है यानी हार्मोनल काज है, इसका डॉक्टर साहबान मोस्ट प्रोबेबली ये वाला काज वेमेन के साथ लिंक कर रहा है, फीमेल के साथ, फीमेल वेमेन के साथ लिंक कर रहा है। कैसे? SLE इज मोर कॉमन इन वुमेन देन मैन। SLE ज्यादा कॉमन है फीमेल में मेल की निस्बत, और इसकी तकरीबन रेशो जा रही होती है 10:1। 10:1 यानी 10 फीमेल को होगा तो 1 मेल को होगा। इट इज मोर कॉमन इन women देन मैन, having a nearly about 10:1 रेशियो। अब फीमेल में एक तो है ज्यादा, दूसरा रिसर्च डेटा ये कहता है कि मोस्ट प्रोबेबली फीमेल में ये होता है 15 ईयर्स से लेकर 45 ईयर्स की एज तक, 44-45 तक, 15 साल से लेकर 45 साल की उम्र की जो खवातीन होती हैं
वो इस बीमारी से ज्यादा मुतासर होती है, 15 ईयर्स टू 45 ईयर्स। अब सोचने की बात यह है, यहाँ पर क्वेश्चन राइज होता है कि इस एज में क्यों ज्यादा है, तो हमें एक वाजे चीज नजर आ रही है कि ये फीमेल की वो एज होती है जिसको गायनेकोलॉजी में रिप्रोडक्टिव एज कहते हैं, फर्टाइल एज कहते हैं, चाइल्ड बियरिंग एज कहते हैं, क्योंकि इस एज में कोई भी खातून चाइल्ड प्रोड्यूस करने के काबिल होती है। इन अदर वर्ड्स, फ्रॉम द एज ऑफ प्यूबरिटी, प्यूबरिटी प्यूबरिटी जब उसका पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, जिसको प्रॉपर मेनॉर्की कहते हैं, मेनॉर्की या प्यूबरिटी, मेनॉर्की से लेकर अब 45 साल में क्या होता है, 45-50 साल में मीनोपास, मीनोपास, इसमें क्या हो जाता है, मीनोपास, सनेयास जिसे हम कहते हैं, सनेयास। तो ये मिनार्की से लेकर मीनोपास तक ये एज होती है 15 टू 45, और इस एज में वेमेन ज्यादा मुतासर होती है। क्यों ज्यादा मुतासर होती है? जो लिंक आया है यहाँ पर, जो फिलहाल रिसर्च आई है, उन्होंने लिखा है कि इस एज में यानी 15 टू 45 या फर्टाइल एज में मेंस्ट्रुअल साइकिल, ओवेरियन साइकिल्स, ओवरीज फंक्शनल होती हैं, यूट्रस फंक्शनल होती है। इसमें एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल रेज्ड होता है। एस्ट्रोजन हार्मोन्स का लेवल फीमेल में इस एज में रेज्ड होता है। जब वो प्यूबरिटी से पहले यानी सने बलूगत से पहले भी एस्ट्रोजन का लेवल कम होता है, और फिर जब वो सनेयास को क्रॉस करती है, जब वो सनेयास में चली जाती है, मीनोपॉज में पहुंच जाती है आफ्टर 45-50 ईयर्स, देन अगेन एस्ट्रोजन फॉल्स डाउन, तो फिर एस्ट्रोजन लेवल कम होता है। तो यहाँ थोड़ा सा रिसर्च ने इसको लिंक किया है कि एक तो ये रिसर्च डेटा में बता रहा है कि फीमेल में ज्यादा है, फिर फीमेल में 15 साल से 45 साल के दौरान ज्यादा है। तो 15 साल और 45 साल के दरमियान क्यों ज्यादा है? बिकॉज दैट इज फर्टाइल एज, दैट इज रिप्रोडक्टिव एज, और उस रिप्रोडक्टिव एज में क्या हो रहा है, एस्ट्रोजन सेक्रीशन ज्यादा हो रही है। तो यहाँ पर एक लिंक रिसर्चर ने डेवलप किया है कि इसका SLE का एक फैक्टर हार्मोनल इम्बैलेंसिंग, हार्मोनल डिसऑर्डर्स हैं। दूसरी बात यह भी रिसर्च में सामने आई है कि बिलखुसूस फीमेल में SLE की इलामात, इसकी सिम्टम्स, इसके साइंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और बिफोर मेंस्ट्रुअल पीरियड्स, एम फेस जिसमें ब्लीडिंग फेस होता है, एम फेस से पहले और प्रेगनेंसी के दौरान बिलखुसूस इसकी इलामात ज्यादा आती हैं। वो क्यों ज्यादा आती हैं? कि उसमें एस्ट्रोजन लेवल जो है वो इंक्रीज कर जाता है। तो यूं इसकी पहला काज जो है वो क्या है, हार्मोनल चेंजेस। women are more likely to experience lupus than men, and this could be partially due to hormones like estrogen. Lupus is often seen in women during their reproductive years 15 to 45 when estrogen levels are higher. दूसरा फैक्टर, ये तो हो गया हार्मोनल। दूसरा इन्वायरमेंटल, दूसरा इसका फैक्टर या काज क्या है, इन्वायरमेंटल। इन्वायरमेंटल कहते हैं इक्वायर्ड, माहौलियाती, जो हम अपने माहौल से हासिल करते हैं, जो हम अपने माहौल से एक्वायर करते हैं। उसमें कौन कौन से फैक्टर हैं? डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आवर इन्वायरमेंट, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आवर इन्वायरमेंट may also increase the risk of lupus. मसलन सनलाइट एक्सपोजर, सनलाइट, अगर कोई शख्स बहुत ज्यादा सूरज की रोशनी से एक्सपोज आउट होता है, सनलाइट, सनलाइट एक्सपोजर बहुत ज्यादा, कोई बंदा अगर सूरज की रोशनी से एक्सपोज हो रहा है, मेडिकेशंस, मुख्तलिफ ड्रग्स, मुख्तलिफ मेडिसिन के रिएक्शंस, अब्यूज ऑफ मेडिसिन, वो भी इस के रिस्क को बढ़ा देती हैं। नंबर 3,
इन्फेक्शंस, वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, मुख्तलिफ इन्फेक्शंस। पहला फैक्टर्स, फैक्टर्स लाइक द अमाउंट ऑफ सनलाइट, मेडिकेशंस, वायरसेस, वायरसेस बिलखुसूस वायरल इन्फेक्शंस, मेंटल स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस, और पांचवा फैक्टर है स्मोकिंग। अप टू सम एक्सटेंट जो ये रिसर्च डेटा है स्मोकिंग, स्मोकिंग मेल में बिलखुसूस ये फैक्टर ज्यादा देखा गया है। स्मोकिंग, स्मोकिंग भी पॉसिबल कॉज है लूपस का। तो पहला फैक्टर हमने देखा हार्मोनल, फीमेल में ज्यादा है, फीमेल की रिप्रोडक्टिव एज में ज्यादा है, एस्ट्रोजन की ज्यादती की वजह से। दूसरा फैक्टर है एनवायरमेंटल, एनवायरमेंटल में सनलाइट एक्सपोजर हो सकता है, मेडिकेशंस हो सकती हैं, इन्फेक्शंस हो सकते हैं, मेंटल स्ट्रेस हो सकता है, स्मोकिंग हो सकती है, स्मोकिंग। तीसरा फैक्टर है जेनेटिक्स, तीसरा फैक्टर जेनेटिक्स, यानी ये नस्ल दर नस्ल फैमिली हिस्ट्री में भी आ सकता है। देयर में बी ए जेनेटिक फैक्टर टू लूपस। इफ इफ a family member who have lupus is the risk of disease is increased। अगर एक फैमिली मेंबर जिसकी फैमिली में ये जेनेटिक म्यूटेशन चली आ रही है, उसकी फैमिली हिस्ट्री में आ रहा है ये लूपस, तो उस फैमिली का फर्म हाई रिस्क पे होता है। तीसरा काज है जेनेटिक म्यूटेशन। डॉक्टर साहब इसमें आमतौर पर देखा गया है कि दो जीन्स जो हैं वो बहुत ज्यादा इसके जिम्मेदार हैं, इसके रिस्पॉन्सिबल हैं। एक को कहा जाता है HLA, 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 ह्यूमन लिम्फोसाइट एंटीजन, ह्यूमन ह्यूमन लिम्फोसाइट एंटीजन, जो हमारे क्रोमोसोम्स नंबर 6 के MHC मॉलिक्यूल्स, MHC मॉलिक्यूल इसे कहते हैं मेजर हिस्टोकम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, मेजर हिस्टोकम्पेटिबल कॉम्प्लेक्स। इसका एक क्रोमोसोम नंबर 6 पर एक जीन पाया जाता है जिसको कहते हैं HLA, ह्यूमन ह्यूमन लिम्फोसाइट एंटीजन। और दूसरा एक जीन है TLRA, TLRA7, TLRA7। ये दो जीन ज्यादा इस जो है वो जिम्मेदार करार दिए गए हैं। TLR7 टोल लाइक रिसेप्टर, इसका पूरा नाम है टोल लाइक रिसेप्टर 7, टोल लाइक रिसेप्टर, टोल लाइक रिसेप्टर एंटीजन 7, TLR7। The genome analyzed discovered a variant of TLR7 gene as the cause of lupus disease। और ये ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी की रिसर्च है, उन्होंने इस वेरिएंट को आइडेंटिफाई किया था कि एक ये काज करता है। दूसरा इसका HLA, मुख्तलिफ जीन्स हैं HLA, ह्यूमन लिम्फोसाइट एंटीजन। तो ये जेनेटिक म्यूटेशन होती है, और इसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम अपने ही सेल्स के न्यूक्लियस की प्रोटीन को हिट करता है, न्यूक्लियस की प्रोटीन को हिट करता है। ये आज इसकी पहली एपिसोड है, इसको इंशाल्लाह हम दो मजीद एपिसोड्स में कंप्लीट करेंगे। आज हमने इसकी ओरिजिन देखा कि ये टर्म क्या है, इसकी एब्रीवेशन का कंप्लीट नेम क्या है, ये एब्रीवेशन कहाँ से आई, व्हाट डू यू मीन बाय एस, व्हाट डू यू मीन बाय एल एंड ई, इसके लफ्जी मतलब क्या है, लूपस को लूपस क्यों कहते हैं, ये लफ्ज कहाँ से आया, इसकी प्रॉपर पैथोलॉजिकल डेफिनेशन क्या है। ये एक ऑटोइम्यून डिजीज है जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम मिस्टेकनली अपने टिश्यू सेल्स पे अटैक करता है। फिर हमने इसके पॉसिबल एटियोलॉजी काजेस को डिस्कस किया। देयर आर जनरली 3 फैक्टर्स which are linked with the lupus, however exact cause is still unknown।
उन 3 फैक्टर्स में पहला फैक्टर हार्मोनल, उसको हमने फीमेल के रिप्रोडक्टिव लाइफ के साथ लिंक किया, एस्ट्रोजन के साथ। दूसरा हमने इन्वायरमेंटल फैक्टर को डिस्कस किया जिसमें मुख्तलिफ काजेज देखे, सनलाइट, मेडिकेशन, स्मोकिंग वगैरह। तीसरा हमने फैमिली हिस्ट्री, जेनेटिक डिसऑर्डर को डिस्कस किया है। इंशाल्लाह इसकी नेक्स्ट एपिसोड में हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी और टाइप्स को पढ़ेंगे। तीसरी एपिसोड में हम डायग्नोसिस और मैनेजमेंट, जिसमें बिलखसूस होम्योपैथिक होलिस्टिक अप्रोच को डिस्कस किया जाए। थैंक यू, अस्सलाम।